वेलकम बैक जनाब। सिचुएशन रूम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। अभी आप कौमी असम्बली से बराह रास्त सुन रहे थे वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताल तारर साहब का अहम पॉलिसी बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को इस वक्त शदीद हज़ीमत का सामना है, बौखलाहट का शिकार है। यही वजह है कि वो इसराइली साख्ता हेरोइक ड्रोन्स के साथ पाकिस्तान पर हमलावर है, लेकिन पाक अफवाज ने भरपूर जवाब देते हुए अब तक 25 के करीब जो इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया है। उन्होंने कौम को यकीन दिलाया कि आपकी जो सेफ्टी है और आपकी जो सिक्योरिटी है नहायत मजबूत हाथों में है, जवाब दिया जाएगा और बड़ा बिफिटिंग जवाब दिया जाएगा। हम जानते हैं कि दुश्मन को कब, कहां और कैसे जवाब देना है। नारा साहिबा, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, पॉलिसी बयान भी सामने आ गया। हमने एक दफ़ा फिर भारत को ये पैगाम दिया है कि जो आप जिस तरह से आपने जारी पॉलिसी अपनाई हुई है और जिस तरह से आप निशाना बना रहे हैं हमारे मासूम ख़वातीन को, बच्चों को, हमारे मज़हबी मकामात को, तो इसका जवाब तो आपको दिया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब तो दिया जाएगा। और जैसे पहले भी बात हुई कि बुज़दिल जो है वो सिविलियंस पे अटैक करता है, मासूमों पे करता है, निहत्तों पे करता है, बच्चों पे करता है, ख़वातीन पे करता है। बहादुर जामर्द जो होता है, जमामर्द जो होता है, वो अपना मुकाबला अपने बराबर से करता है। तो ये एक बुज़दिली का मुज़ाहिरा है। और आप देखें कि अगर ये इजरायली ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं और इज़राइल जिस तरह बुज़दिली से निहत्ते फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, इनको गलत फहमी है कि ये हमारे साथ वो कर सकेंगे। इनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वो तो बेचारे मज़लूम और निहत्ते हैं। हम माशाल्लाह एक सॉवरेन स्टेट हैं और रहेंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़िंदा और आबाद रहेगा और ये दुश्मन के जो अज़ाइम है ये इनके मुँह पे पड़ेंगे। हिंदुस्तान खुद अंदर से इम्प्लोड हो रहा है। आप देखिए कि इनकी 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो खड़ी भी हैं इनके खिलाफ। मोदी साहब दौड़े जा रहे हैं बिहार अपनी इलेक्शंस के लिए। खालिस्तान अलग हो रहा है, जो पंजाब प्रोविंस है इनका। सदर्न पंजाब, सदर्न इंडिया जो है वो अलहदगी चाहता है। बताइए ये किस मुंह से किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं? ये इनके मुंह पे पड़ेगी। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। हमारे नज़दीक आए, इनको बहुत बड़ी जो है कीमत अदा करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। बाबर साहब, अभी ये सवाल भी जो बाशऊर और जो सोचने वाला जहन है, जो सेन है, वो ये सोचता था कि क्या वजह है कि भारत ने आलमी बरादरी को भी जो है वो बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनी है और ना ही आलमी कवानीन की पासदारी की है, ना ही वो तहकीकात में किसी भी तौर उसने इस ऑफ़र को कबूल किया है और उसने डायरेक्ट ये कोशिश की कि पाकिस्तान पर जो है हमला आवर हुआ जाए। यकीनी तौर पर किसी बैकअप सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। कहीं से तो उसको आशीर्वाद थी। अब जब हम देख रहे हैं कि इसराइली साख्ता जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान पर हमलों आवर होने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल इस सवाल का जवाब भी हमें बखूबी मिल गया है। बिल्कुल आपने नाज़िया सही कहा है। और बिल्कुल उसने किसी का भी नहीं, वो कहते हैं ना कि ना आलमी कवानीन की उसने पाबंदी की, ना अपने दोस्त जितने जो उसको वो कहता था ये मेरे दोस्त ममालिक हैं या जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, किसी की भी उसने परवाह नहीं की और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान उसका जवाब यकीनन देगा। अभी आप देखें कि इस वक्त जो इज़राइल है वो उसने सारा हमला किया फ़लस्तीन के ऊपर और आपने देखा कि तकरीबन 40,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद हुए और उसको कंडेम भी किया। लेकिन उसके वो ये समझ रहा था भारत के जो हम अब इज़राइल है वो उसकी सपोर्ट कर रहा है। ये सारे ड्रोन्स जो टेक्नोलॉजी है उसकी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है। पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, जितनी हमारी फ़ोर्स हैं, वो दुनिया की जो टॉप जो आप कहते हैं अफवाज है उसमें उसका मुकाबला होता है। अभी आप देखें कि जब भारत ने जंग स्टार्ट की और उसने कहा जी मैं ये अटैक्स करूंगा, और आपने देखा कि पहले उसने कोशिश की अपने तैयारों के ज़रिए, फ़ज़ाइया के ज़रिए, उसमें नाकाम हुआ। फिर आपने देखा है कि जो उसने बॉर्डर पे जो वर्किंग बाउंड्री है, इसी तरह LOC के ऊपर जो है कोशिश की, उसमें भी उसको नाकामी हुई और उसकी तमाम चौकियाँ जो हैं आपने देखा है कि वो ख़त्म हो गई। पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफ़वाज थी उनको गोलों और आपने देखा इस्तेमाल करके हथियार इस्तेमाल कर उनको पीछे जाना पड़ा। अभी आप देखें कि उसने ये जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ये इसलिए इस्तेमाल कर रहा है, अब देखिए ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, इसमें जो है ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि वो अपनी मुसल्लह फ़ौज
के किसी भी फ़र्द को भेज के पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहा है। लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी भी वो इस्तेमाल कर रहा है जो कि थोड़ा सा वो आते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे आके क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं उनके ज़रिए, और इसका भी पाकिस्तान ने भरपूर मुकाबला किया है। जिस तरह आपने देखा है कि 25 के करीब जो उनके ड्रोन्स हैं जो इसराइली साख्त के हैं उनको मार गिराया है। अब जब ये ड्रोन्स मार गिराए हैं तो अब पाकिस्तान के पास वो उनका जो सैंपल है वो आ गया है, उसकी तहकीकात होगी, उसकी तमाम जितनी भी हमारी आप देखें कि ब्रेन हैं जो बनाने वाले टेक्नोलॉजी के, वो उसका भी तोड़ निकाल लेंगे। ये कोई चंद घंटों के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हदूद में ही ये दाखिल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब भारत जो है उसके पीछे इजराइल है और ये सबको समझ आ जानी चाहिए। अब पाकिस्तान क्यों खटकता है तमाम इनको, इजराइल को, ये हमारे जितने भी भारत है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है और मुसलमान मुल्क है, जिसकी वजह से उनको ये है कि पाकिस्तान ही है जिसकी मसल्ह अफवाज भी बहुत अच्छी है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन आप देखते हैं एयरक्राफ्ट है, मिसाइल सिस्टम है, हर चीज़ है, और पाकिस्तान की इकॉनमी भी पहले से बेहतर हो रही थी। उसके पाकिस्तान की आप देखें कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हो रहे थे, तो इसलिए उसने ये कोशिश की है कि किसी तरीके से इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। अगर इसको डिस्टेबलाइज किया जाएगा तो खिते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, भारत शदीद बौखलाहट का शिकार है। पहले हमारी पाक फिजाइया ने भरपूर जवाब दिया, उसको मुंह की खानी पड़ी, हजीमत का सामना है, पूरी दुनिया के सामने वो शर्मिंदा हो रहा है। लेकिन अब उसने जो इसराइली साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है, उस पर एक और हजीमत का सामना है। 25 हमने उसके ड्रोन्स मार गिराए हैं। लेकिन सर, एक चीज़ ये भी है कि जितना ये बौखलाता जा रहा है उतना ये अपनी जो इसको एक्सपैंड करता जा रहा है, अपनी नेफेरियस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको लगता है कि भारत यहीं रुकेगा या आगे बढ़ने के उसके अज़ाइम हैं? अगर भारत ने रुकना होता तो जाफर एक्सप्रेस पे हमला ही ना होता, पहलगाम ही ना होता, और बाकी सारा कुछ जो होता रहा वो होता ही ना। इट इज पार्ट ऑफ अ जियोपॉलिटिकल एजेंडा विच इंडिया इज फॉलोइंग। बेसिकली उसका एम है, ये जो हम बात करते हैं जो पाकिस्तान में आम तौर पे तासर है वो गलत है। मैं इसको शुरू से कंटेस्ट करता रहा हूँ हर सतह पे, और हर इंटरनेशनल लेवल पे भी आई राइट एज अ जियोपॉलिटिशियन, एज अ मिलिट्री डिफेंस एनालिस्ट एंड एज अ सोल्जर एंड अ स्कॉलर। ये जो व्यू है ना पाकिस्तान में कि वो खाली पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहता है मिस्टर मोदी, और ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इट इज, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, इट इज नॉनसेंस। इट इज नॉट डिस्टेबलाइजेशन। देयर एक्चुअल एम जो वो नहीं हासिल कर सकते, बहरहाल एम मैं बता रहा हूँ, हदफ इज टू क्रिपल पाकिस्तान। देखिए, बलूचिस्तान को अलग करने की ओपनली बात करता है इंडिया, नॉट ओनली द इंडियन मीडिया बल्कि इंडिया के ऑफिशियल्स कहते हैं। आजाद कश्मीर पे कब्जा करने की बात करता है, अभी पानी को रोकने की बात करते थे, उन्होंने पानी रोक दिया, आपको इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर दी है, चिनाब का पानी रोक दिया है, आपके आइडल डेवल्स प्रोजेक्ट पे अटैच भी किया उनकी एयरफोर्स ने। तो ये क्या है? ये एक्ट्स ऑफ वॉर है, ये जंग के सारे ऐलानात है, और क्या है ये सारी बातें? ये पाकिस्तान में खुशफहमी है काफी अरसे से, अब वो दूर होती जा रही है, और वो जितनी जल्दी हो जाए तो उतनी अच्छी खबर है, क्योंकि ये भारत का एजेंडा कायम है। वो दूसरी बात है कि वो फेल होता जा रहा है। आपने सही कहा कि वो जो करता है, देखे ना, अगर उसको जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान में वो जो चाहता था कर लेता तो शायद उसको करना ना पड़ता। कश्मीर में अभी लेटेस्ट जो मेन इवेंट हुआ है जिससे उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है भारत को, वो ये जो एयर बैटल हुई है जिसमें उसने एयरफोर्स यूज की हमारे सिविलियंस, हमारे शहरियों के खिलाफ, हमारी मस्जिद के खिलाफ, पाकिस्तानी मासूम बच्चे औरतों के खिलाफ। लेकिन उसके जो जहाज शूट डाउन हो गए हैं, 5 एयरक्राफ्ट हैव बीन शॉट डाउन। ये मॉडर्न जो एयर कॉम्बैट में बहुत बड़ी चीज है। आज आप देखें दुनिया के अंदर डिस्कशंस हो रही है, सारी में जितनी डिबेट हो रही है, सारी दुनिया में खबर गई है। इससे इंडिया की एयर पावर की, एयरफोर्स की, इंडिया की जो ग्लोबल इमेज वो बना रहा है वो शटर हो गई है। दिस इज फर्स्ट थिंग वी हैव फेस्ड। इट इज टोटली शटर्ड देयर इमेज। और इस पे खाली हम नहीं कह रहे, हम तो कह ही रहे हैं कि हमने शूट डाउन किया है, दुनिया मान रही है, इसके अंदर वर्ल्ड सर्कल्स में जिनके जहाज गिरे हैं वो भी मान रहे हैं, दूसरे भी। तो दिस इज वन। और उसके बाद नाउ दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट ईयर, जो आपने कहा कि जब अब आप ये पूछें कि उन्होंने बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहे थे और कर रहे हैं राजस्थान में 200-250 जहाज एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की, तो मजीद हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको फिक्र थी कि मजीद जहाज ना गिरा दे पाकिस्तान एयरफोर्स, विच इज द बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। ये उनको इसका नफसियाती साइकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट आ गया उनका। तो नेक्स्ट डे ट्राइड ड्रोन्स, जो फिर पाकिस्तान ने गिरा दिए जैसे आपने कहा। लेकिन ये ड्रोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं और गिरा रहे हैं, ये इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इसके अंदर मकाजी ड्रोन्स होती हैं, इसके अंदर जो जाके हदफ पे लग जाते हैं। दूसरे ड्रोन्स हैं जिससे हमारे पास ही बहुत सारे हैं, और बल्कि पाकिस्तान तो ड्रोन पावर है, बहुत अच्छी दुनिया की बड़ी ड्रोन पावर्स में शामिल होता है।
फिर इसकी अगली कैटेगरी है लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये जो भी कुछ इस्तेमाल हो रहे हैं जो ऊपर लॉइटर करते हैं और अपना टारगेट हदफ देखने के बाद स्ट्राइक करते हैं। ये जो स्टेज उनकी अर्ली है, इसके 2-3 मकासद हैं ये जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मकसद उसका ये है कि उससे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ये वो गैदर की जाए। दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर मतलब जहां उन्होंने स्ट्राइक करना है बड़े मिसाइलों से या एयरफोर्स से या जिससे भी, तो उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन उनको पास आती जाए जंग की सूरत में। दूसरा मतलब ये है कि उनको ये फिक्र है क्योंकि उनकी पहले ही बड़ी बेइज्जती हो गई है, जहाज उनके 5 गिर गए हैं और उसके अलावा कश्मीर में लैंड फोर्सेस पे उनकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर और दूसरी पोस्टों पे पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी से और बड़ी खौफनाक तरीके से पाकिस्तान उस पर वार किया है, उनका नुकसान हुआ है। सो दे डोंट वांट पाकिस्तान टू एस्केलेट फर्दर कि वो पाकिस्तान भी डीप इन इंडिया के टारगेट्स पे अटैक करे जैसे उन्होंने किया था। वो दूसरा है, उसके लिए वो ये ड्रोन्स भी भेज रहे हैं आपको डराने के लिए या बताने के लिए कि फिर हम ये भी करेंगे। और साथ ही वो डिप्लोमेटिक चैनल्स में जो इस वक्त सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं पहुंचे हुए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मीडिएशन कराने को वो खुद तैयार हो गए हैं, मतलब बात सीरियस हो रही है ना वहां पर। तो दे आर यूजिंग द इंडियन लॉबी और वो भी चाह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान को रोका जाए कि मजीद पाकिस्तान ना कार्रवाई के। सो इसमें दोनों एंगल है उनके। लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या वो मजीद कार्रवाई करेंगे, मजीद कार्रवाई तो करी की है उन्होंने, इससे बाद मजीद वो आगे भी कर सकती हैं। बट पाकिस्तान एज यू कैन सी इज रेडी एंड टोटली डिफेंडिंग इटसेल्फ। पहले जहाज गिरे हैं, अब ड्रोन्स गिरे हैं, और अगर वो जमीन से हमला करते हैं, समुद्र से हमला करते हैं, चांद से आते हैं, वट एवर दे डू दे विल बी रिपल्स्ड एंड नॉट ओनली विल बी डिफीटेड, पाकिस्तान विल टेक द वॉर इनटू इंडिया। ये काबिलियत है। अगरचे आई से अगेन एंड आई सेड इट अर्लियर, आपको पता ही है, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ दूसरी चैनल्स पे भी, कि पाकिस्तान तो अमन चाहता था, अभी भी अमन चाहता है। और इवन इफ दिस एस्केलेट्स, इवन देन यू नो देयर इज अ नीड टू एंड इट एट सम स्टेज। उसको कहते हैं वॉर टर्मिनेशन, की जंग कहाँ खत्म होती है। क्योंकि आप देखते हैं एक एंड जंग का फायदा नहीं होता। अमेरिका 20 साल 22 साल रहा अफगानिस्तान में, तो क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं हासिल किया। और अभी यूक्रेन की वॉर 3 साल चल गई है, 3.5 साल, दोनों साइड्स की क्या नुकसान हुआ बेतहाशा, तो अभी टेबल टॉक पे आ गए। तो पाकिस्तान ये तो तब होता है ना कि एक साइड के पास दूसरे को हराने की काबिलियत हो, कब्जा करने की काबिलियत हो, फिर तो जंग की समझ आती है। इन दिस केस पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू डिफेंड इटसेल्फ। सो पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड हैव फुल फेथ एंड दे हैव इन देयर आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान की फौज में पाकिस्तान के लोग यूनाइटेड रहें और पाकिस्तान के लोग मोटिवेटेड हैं। बल्कि इस वक्त पाकिस्तान उठ गया है। आई वुड से जो इस वक्त पाकिस्तान में जज्बा है, ये जज्बा सिर्फ 65 की वॉर में था, अब 2025 जज्बा आ गया। तो ये जहाज भेजें, ड्रोन भेजें या कुछ और भेजें, पाकिस्तान उनका जवाब देगा उनको। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है ना कि जिस तरह भी आपने फरमाया कि हमारा तो रिस्पांस बड़ा बिफिटिंग किस्म का अभी हमने उसको दिया है हमारी पाक फिजाइया ने। मिलिट्री लेवल की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी बखूबी जानता है और हर बार उसने भारत पर अपनी सबकत को जाहिर किया है। दुनिया इसकी गवाह है, दुनिया इस बात को मानती है। लेकिन सर अब की बार जो उसने वाटर मनूवरिंग की है, जो ब्लेटेंट वायलेशन की है सर, वो इंतहाई खतरनाक है। हम बारहा ये आलमी बरादरी को कह चुके हैं कि पानी का जो मसला है वो 24 और 25 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है, उस पर कोई बात नहीं हो सकती, कोई समझौता नहीं हो सकता। तो सर इस वक्त में आलमी जो गारंटर्स हैं, जो सारे मामले को लेकर चले थे, जो जामिन हैं, उनका किरदार कितना अहम है कि वो भारत को इस किस्म की मजीद कार्रवाइयों से रोके। पाकिस्तान अपना स्टांस दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम अमन के ख्वाह हैं और हम इस खित्ते को जंग में नहीं धकेलना चाहते। इस वक्त भारत के पास बेसिकली 3-4 बड़ी ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है जो आप बात कर रही हैं, स्ट्रैटेजी कह लें, हिकमत अमली कह लें, स्ट्रैंगुलेशन स्ट्रैटेजी, किसी को गला घूंट देना या किसी को कमजोर कर देना, बेबस कर देना, वो जिसमें पानी रोकना, जिसमें फाइनेंशियल जो सर्कल्स हैं आपके, FATF में आपके खिलाफ दहशतगर्दी की कहानी सुनाना, IMF में जाके आपके फंड रुकवाने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह। नेवी से समुद्र पे आके आपकी जो ट्रेड ट्रांजिट हो रही है, समुद्र से जाता है, उसको हरास करने की कोशिश करना, डीप सी में जाके। कराची के पास तो नहीं आ सकते, पाकिस्तान की बैरियर बहुत ताकतवर है, लेकिन जाके मतलब कोशिश हो सकती है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ ही बॉर्डरों पे फौज डालना, और मुख्तसर ये कि पाकिस्तान को स्ट्रैंगुलेट और एट्रिशन करने की कोशिश, मैंने वर्ड यूज किया कोशिश, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कर सकते हैं। आई एम सेइंग दिस कैन बी वन अटेम्प्ट दे कैन मेक एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट, दिस इज वन। साथ ये ड्रोन्स इस्तेमाल करना, ये डराना। दूसरा है कि ये चीज आगे ट्रांजिट कर जाती है इनटू अ शॉर्ट वॉर, यानी शॉर्ट इंटेंस छोटी ड्यूरेशन की वॉर हो जाती है, बड़ी खौफनाक किस्म की। ये दूसरी है। और तीसरी है कि वो लॉन्ग वॉर, बड़ी लंबी तवील जंग चल पड़ती है, जैसे रशिया यूक्रेन की हो गई है या गाजा में भी हो रही है और मुल्कों में जगहों पे हुई है जंगें लंबी। तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पे 3 है। फिर इनके आगे वेरिएंट्स, इनके आगे वो आप मजीद हिस्से निकल आते हैं। ये बेसिकली 3 किस्म के उनके पास सिनारियोज बनते हैं इंडिया के पास। अभी पानी रोकने वाला जो कह रहे हैं आप, और बिल्कुल सही कह रही हैं आप,
उसमें जाहिर है पानी के बगैर तो कोई मुल्क नहीं चल सकता, और थोड़ा सा भी पानी कम हो तो इट अफेक्ट्स पाकिस्तान और एनी कंट्री। तो अब एक तरफ वो डी एस्केलेशन कराना चाहते हैं, तो डी एस्केलेशन यानी कि पाकिस्तान दोबारा स्ट्राइक ना करे या पाकिस्तान के साथ लड़ाई ना हो, ये दुनिया भी ये चाहती है। तो इसमें हमारी जो है ना, आई बीन सेइंग दिस बिफोर, मैं दोबारा कहता हूँ, पाकिस्तान नीड्स टू रीविजिट इट्स कश्मीर पॉलिसी एंड इंडिया पॉलिसी। मैं कहता रहा हूँ ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, इससे बहुत पहले किताबों में लिखता रहा हूँ, अपनी मेरी किताब ग्वादर ऑन दी ग्लोबल चेस बोर्ड, जियो पॉलिटिक पाकिस्तान, और आर्टिकल्स में और टॉक्स आई गिव फ्री टॉक्स टू स्टूडेंट्स ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, उधर भी कहता रहा हूँ, और अब मैं टीवी पे पहले भी कहता रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमारी कश्मीर पॉलिसी फॉल्टी है। हम कहते हैं जी कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड है, भाई डिस्प्यूट क्या है? अब आपने देख लिया, वो तो आप आजाद कश्मीर भी लेना चाहते हैं आपसे। कश्मीर का ये जो पानी है आप कह रही हैं, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये सारा पानी कश्मीर से आ रहा है। तो कश्मीर को आप क्लेम करें, अपनी कश्मीर पॉलिसी में क्लेम कश्मीर ऑल ऑफ इट, उसमें लोग भी, हम लोगों की बात करते हैं। जब भी कश्मीर की बात हुई, आप देख लें अपने स्टेटमेंट साल पहले 2 साल पहले, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भाई पानी जो आएगा वहां से वो कश्मीर से ही आना ना, इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम देयर, नॉर्थ में है। तो आपका वहाँ के लोग कश्मीरी वो आर पाकिस्तानीज एक्चुअली, उधर की जमीन विच इज पाकिस्तान लैंड, एंड उधर का पानी विच इज पाकिस्तानी वाटर। आप ये दोबारा रिविजिट करें इसको नेशनल लेवल पे इसको सोचें। मैं तो ये काम किया है, एज ए थिंक टैंक भी चला रहे हैं, तो हम तो उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करने को तैयार है, गवर्नमेंट को, स्टेट को, जिसका भी रिक्वायरमेंट। बट आई सेड दिस अर्लियर, आई एम सेइंग इट। उसी तरह इंडिया पॉलिसी, तो अब जो इसके बाद अगर कोई डी एस्केलेशन होती है, बड़ी पावर आती है और ये मुदाखलत होती है कि भाई लड़ाई ना हो, तो उसमें बैठ के ये बात करें ना कि जनाब ये लड़ाई खाली रुकवानी नहीं है, पानी का मसला भी हल करना है आपने। ये नहीं हो सकता कि ये लड़ाई ना हो और वो पानी रोक के बैठ जाए आप, सिंपल सी बात है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हो रही है, करा रहे हैं इंडिया करा रहा है, तो उसको भी इसमें शामिल करना है। तो मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान हैज टू प्लान ब्रांड, मतलब बड़ा मंसूबा प्लान का पैकेज, उसके अंदर ये जो बढ़ती हुई जंग है उसको रोकने का, अगर इंडिया के साथ होती है अमन की बात, अगर होती है, मैं कह रहा हूँ, और इंटरनेशनल मीडिएशन से ये जो होती है, पीस मेकर जाते हैं बीच में, बड़े स्टेट्स हैं, बड़ी रियासतें हैं जो आना चाहती हैं, और साथ ही ये पानी का मसला और दहशतगर्दी जो इंडिया करा रहा है, तो ये होल पैकेज हैज टू बी थॉट, व्हिच मींस पाकिस्तान हैज टू प्रेजेंट इट्स न्यू नैरेटिव ऑन कश्मीर एंड इंडिया। ये इंडिया ये कर रहा है और हम ये अब उसका जवाब देंगे, हम ये नॉनसेंस आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते। नुक्ता आपने उठाया सर, मैं इसी को जो है वो एम्बेसडर साहिबा से ये बात जानना चाहूंगी। नाना चौहान साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि सारी जो मामला है उसमें एक चीज़ तो फिर सरफेस पर आ गई है कि सारा जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो मकबूजा कश्मीर है, और इतने अरसे से जो ये मसला हल नहीं हो सका, यही वजह है कि हर कुछ अरसे बाद जो है वो दोनों न्यूक्लियर पावर एक दूसरे के आमने सामने जो है वो आ खड़ी होती हैं। तो इसको वंस फेयर एंड ऑल जो है वो हल किया जाए, और आलमी बरादरी समेत जो ज़ाहिर है ये करारदाद तो अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ी हुई है कि इस पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ताकि मुकम्मल तौर पे खित्ता इस जंग की सूरत हाल से और जो ये अमन को हर कुछ अरसे के बाद थ्रेट लाहक हो जाता है उससे निकल सके। यानी कि मकबूजा कश्मीर के मसले को जो है वो हल करना ज़रूरी है, एक दफ़ा फिर वक्त ने साबित किया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और ब्रिगेडियर साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि अब हमें ज़रा ज़्यादा जो है क्लैरिटी के साथ कश्मीर नैरेटिव बयान करना चाहिए। Over the years we have been a little soft on it, और दुश्मन ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। If we were soft on it, it was not of weakness। ये हमने एक पॉलिसी जैसे कि अमन रहे, लेकिन हमने देखा कि no matter how much we were soft on it, दुश्मन जारहाना रहा और एग्रेसिव रहा, बिल्कुल, और अब मज़ीद जारियत पे जा रहे हैं। अब वो कहते हैं ना, क्या मुहावरा है, कुत्ते की मौत आए तो शहर का रुख करता है, तो ये कुछ इस किस्म की कहानी लग रही है, क्योंकि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त बात ब्रिगेडियर साहब ने की, जो हमें अब बड़ी क्लैरिटी से ये एट पॉलिसी लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल कह देना चाहिए कि कश्मीर का अगर हमने हल ना किया तो ये फिर ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो चैलेंज बन जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, क्योंकि जब न्यूक्लियर अगर कोई होता है एडवेंचरिज्म उनकी तरफ से, तो फिर रेडिएशन जो है वो 2 मुल्कों की टेरिटरी में नहीं रहती, बिल्कुल ऐसा है। फिर रेडिएशन स्प्रेड करती है, और वो कहाँ जाएगी, कहाँ तक जाएगी, वो अल्लाह जानता है।
So मेरे ख्याल में it's a wake up call for the international community yes. also, and we definitely need to make our narrative very clear about very Kashmir. strong. Strong and clear. बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कबल बात कर रहे थे मीडिया की, तो आपको याद होगा कि जब इन्होंने ये पाकिस्तान पर हमला करने की बात की थी तो भारत में ये नैरेटिव बनाया गया कि इन जगहों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों की पनागाहें हैं, ये लोग यहाँ पर रूपोश हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने जो हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं अताउल तारड़ साहब, उन्होंने मकामी और इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाके उन तमाम जगहों का मुआयना करवाया, वो गए हैं वहाँ पर, उन्होंने लोगों से बात भी की है, इंटरव्यूज़ भी किए हैं, पूरी जगह उनको दिखाई। उसके बाद भारत ने जो है वो हमला किया। कल भी हम लेकर गए हैं बहावलपुर मुरीद के, वहाँ पर हमने सारी जगह पर दिखाया है आलमी मीडिया को भी। लेकिन जो हमला हुआ उसके नतीजे में जो तस्वीरें सामने आई, जो हक़ाइक़ सामने आई, वो ये थे कि उसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, ख़वातीन को निशाना बनाया गया। इंटरनेशनल लॉज की ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। आप किसी के मजहबी मुकामात को निशाना नहीं बना सकते, सॉफ्ट टारगेट्स आप नहीं अचीव कर सकते इस तरह की जारियत के बाद। आलमी मीडिया की स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन की इस वक्त ज़रूरत है। भारत को एक शट अप कॉल देने की अशद ज़रूरत है कि आपने जिस आड़ में हमला किया वहाँ पर जो हक़ाइक़ हैं वो तो बिल्कुल बरक्स हैं जो आप कह रहे थे। बिल्कुल। देखिए, जो आलमी मीडिया है वो जो बात कर रहा है उसने पाकिस्तान के नैरेटिव की भी बात की है, बल्कि पाकिस्तान के नैरेटिव को उसने ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर आप देखें जितने भी मेन मीडिया स्ट्रीम है, CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, BBC है, अल जज़ीरा है, और इसी तरह जो दूसरे TRT है, रशियन TV है और चाइनीज़ TV है, जो इन्होंने तो पाकिस्तान के नैरेटिव की बात की है। लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी इंटरनेशनल लॉबिंग के ज़रिए भी ज़ाहिर है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं, आप देखें मीडिया जो इंडस्ट्री बन चुकी है और इंडस्ट्री को जो है वो ट्रैप करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया, उसने उस ठीक बात की है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ज़्यादा हमायत की है। और जिस तरह आपने बात की है कि हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं वो ख़ुद लेकर गए जहाँ जहाँ पे अटैक्स हुए, उसके बाद पहले जो इंडिया ने एक LOC के ऊपर ड्रामा करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी वो गैर मुल्की और आपने देखा है कि हमारे जो मुल्की सहाफ़ी हैं उनको साथ लेकर गए और वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए और लोगों के वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके साथ भी बात की। यहाँ तक इंडियन मीडिया की बात है तो इंडियन मीडिया की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो इंडियन मीडिया ने कभी भी किसी जगह पे भी सच की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा बायसनेस का मुजाहरा किया है। वो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स हो, वो आप देख लें कि यूनाइटेड नेशन की तकरीरें हों, वो इंडिया के अंदर आप देख लें कि किसी भी अक़लीती कोई अक़लियतों का मसला हो, वहाँ पे मज़हब का मसला हो, वहाँ पे आप देख लें कि कोई ऐसी जगह ऐसी नहीं छोड़ी उन्होंने कि किसी एक जगह भी वो सच बोल रहे। तो इसलिए इंडियन जो मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल ज़ीरो है और उसको कोई आप देखें कि बाय भी नहीं कर रहा। पूरी दुनिया जो है वो जो भी स्टोरी देती है, आप जितने न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी देख लें, वाशिंगटन पोस्ट की देख लें, BBC की देख लें, इसी तरह TRT वर्ल्ड की देख लें, रशियन जो न्यूज़ एजेंसी उनकी देख लें, वो तमाम की तमाम जो ख़बरें हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न से, इसी तरह आपने देखा रेडियो पाकिस्तान से, APP से, और इसके साथ साथ जो हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं उनकी जो तमाम जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, तमाम लोगों की वो फिर जाकर उसको रीफ्रेस करके वो अपने ओपिनियन में, एडिटोरियल में और तमाम चीज़ों में लगाते हैं। लेकिन बाबर साहब एक चीज़ कथा कलामी माफ, एक चीज़ जो हमने देखी इस दफ़ा भारतीय मीडिया जो है वो बड़ा डिवीजन का हमें शिकार नजर आया। गो के सेन वॉइसेस कम थी लेकिन उनको भी सुना गया है। एक तो गोदी मीडिया है ना, वो तो बिकाऊ है, आपको तो पता है, उन्होंने वही ज़बान बोलनी है जो मोदी सरकार चाहते हैं। लेकिन जो सेन मीडिया है वो ये मुसलसल सवाल पूछता रहा है कि ये दहशतगर्द आए कैसे, ये हमला हुआ कैसे, आपने 5 मिनट में पाकिस्तान को कैसे नामजद किया, कोई तो आपके पास सबूत होगा, कोई तो तहकीक होगी, कुछ तो होगा, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं। और ऐसा लगता है जैसे ये मीडिया जो चाह रहा था कि किसी तरह बस जंग का माहौल उन्होंने शुरू दिन से बनाया कि बस धावा बोल दिया जाए, पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा जाए, तो लगता है जैसे वो कामयाब हुआ है। मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह के लोग हैं। कामयाब हुआ, लेकिन उनको कामयाब कराने के लिए जो जितनी भी वो थी मोदी सरकार थी वो उसके साथ थी, उनको तमाम ये चीज़ें कह रही थी कि आप ये करें। देखिए मीडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहा था। जो आपने बातें की हैं बिल्कुल उनके लोगों ने, उनकी सिविल सोसाइटी ने, वहाँ की अक़लियतों ने, वहाँ के जो आप देखें कि इवन जो हिंदू हैं उन्होंने भी सवालात किए हैं, हुकूमत से सवालात किए, कांग्रेस ने किए हैं, उनकी अपोजिशन जमातों ने किए हैं कि आखिरकार ये जो ड्रामा रचाया गया था इसके मुहरकात क्या हैं, इससे टारगेट क्या अचीव करना चाहते हैं, इससे भारत को क्या फ़ायदा है, इससे खिते की अमन को क्या फ़ायदा
زیادہ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پہ پوچھی گئی ہیں. لیکن ان کا آدھا جو میڈیا بالکل آپ نے کہا ڈیوائیڈ ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے بہت سے جو مین اسٹریم چینلز ہیں وہاں پہ ان کے بہت سے اینکرز کو لے آف کر دیا گیا ہے, بہت سے لوگوں کو وہاں پہ پروگرام نہیں کرنے دیے جا رہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کی بات کرتا ہے یا بیلنس بات کرتا ہے یا خطے کی بات کرتا ہے اس کو دوسرے دن پروگرام سے اٹھا دیا جاتا ہے, ان کی کوئی سن نہیں رہا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اب جو ان کا میڈیا ہے وہ ان کا بس نہیں چل رہا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا میڈیا جو جس طرح 50% ڈیوائیڈ ہے, وہ دوسرے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم نے اچیو کرنا تھا وہ کر لیا. کیونکہ وہاں کا جو میڈیا ہے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 50% نے تو بات کی ہے بیلنس. انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو پاکستان جب چاہ رہا ہے کہ ہم تمام تحقیقات میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, انٹرنیشنل ورلڈ بھی آپ کو کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو UN ایجنسی ہے, جو سب سے بڑی سیکیورٹی کونسل ہے, یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہم تمام جو فریقین ہیں ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں, کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ چیزیں کر رہا ہے تو ان کا ایجنڈا ہے. آپ دیکھیں جو RSS کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ان کو بالکل ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, اس لیے کہ ایک ہی پاکستان ہے جو ان کو جواب دے سکتا ہے. باقی دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ انڈیا کو جواب نہیں دے سکتا. وہ پاکستان سے اس لیے خائف ہیں کہ یہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے, اپنی مٹی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. وہ ہمارے تو یہ بات ہے کہ اس لیے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ان کی اچیومنٹ جو ہے وہ صفر سے صفر ہوتی جا رہی ہے, اور جو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, اور میڈیا جو رول پلے کرنا چاہ رہا تھا وہ کر نہیں پا رہا. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب, ہم کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں بھارت کی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم جس طرح سے اس نے ایکسپورٹ کیا ہے دہشت گردی کو, دنیا کے مختلف ممالک اس بات کے گواہ ہیں, اس سے بھی اس کی کریڈیبلٹی کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اور اب اس کی کریڈیبلٹی انتہائی جو ہے وہ مشکوک ہوئی ہے اپنے ہی ملک کے اندر, جب ہم نے سارے معاملے کے بعد ان کی عوام میں بڑی اسٹرانگ ڈویژن دیکھی ہے. لوگوں نے وہ سوال پوچھے ہیں جو اس سے پہلے شاید نہیں پوچھے گئے. لوگ مطمئن نہیں ہیں جو مودی سرکار اپنا چورن بیچ رہی ہے, جو جھوٹ کی دکان انہوں نے کھولی ہوئی ہے. اس سب کے باوجود بھارت نے ایکسٹریم قدم اٹھایا ہے سر. اور جو انڈین سابق آرمی چیف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پکچر ابھی باقی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا سر کہ ان کی نیفیریس آبجیکٹو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. Global environment or global powers or regional powers are nobody supporting India. Even far off states are not supporting India. جو دنیا کی بات کر لیں, جو external اور internal, آپ نے بالکل صحیح کہا, internal division ہے within India, whereas by contrast پاکستان میں there is total unity on the defense of Pakistan. مطلب اس پہ کوئی شک نہیں ہے, دنیا بھی مان گئی ہے, اور آپ ہم سب کو پتہ ہے, انڈینز کو بھی یہ ایک بہت بڑا شوق ملا, شوکر that Pakistan is united to defend it against India. جو اصل ایشو ہے نا وہ یہ سمجھنے کا ہے کہ یہ جو لیٹسٹ کرائسس چل رہا ہے, دس پریزنٹ یا پاکستان کرائسس ابھی جو چل رہا ہے ایز آف ناؤ, وچ از آلموسٹ اے وار, مطلب وار تو سٹارٹ ہے, لو پروفائل وار کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, سلو موشن وار کہہ لیں, وہ ان کشمیر میں ملیٹنسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ایکچولی ملٹری پاکستان تو کرایا نہیں رہا, وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا اور پاکستان نے نہیں کرایا, اور اس سے پہلے بھی تو نہیں پاکستان کرا رہا تھا. پاکستان تو کب سے وہاں کچھ بھی نہیں کرا رہا. It is about Indian geopolitical agenda. I would say India's oversized geopolitical agenda. یہ اصل ایشو ہے. This is one. اور جہاں تک انڈیا کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ دیکھیں نا, ان کو دوسرا شوق یہ ملا. ایک تو پاکستان کے سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر وہ جو ان کا میڈیا پینٹ کرتا ہے کہ یہ تو کلیپس ہونے والا ہے, ٹکڑے ہونے والا ہے, آپس میں لڑیں گے, سول وار ہوئی ہے, وہ تو یہ چلاتے تھے نا یہ ان کے ذہن میں. اور ہوا کیا, اس کا نتیجہ India has been duped by its own propaganda. یہ پرانا محاورہ ہے, انہوں نے اتنا پروپیگنڈا چلایا کہ they started believing their own propaganda. پروپیگنڈا تو دوسروں کے لیے ہوتا ہے, وہ خود ہی ماننا شروع ہو گئے. جب یہ ہوتا ہے نا تو پھر بہت نقصان ہوتا ہے جو پروپیگنڈا چلانے والا ہوتا ہے, بیکاز وہ پھر ایک وشفل ڈریم ورلڈ میں, ڈریم پلان پہ, یو کین سے بالی ووڈ اسکرپٹ پہ چل رہا ہے, وچ از ناٹ گراؤنڈ ریالٹی. سامنے ایک ان کے مطلب انڈیا کے سامنے ایک ملک کھڑا ہے which is not only defending itself, it can strike back and it has struck back Indian Air Force کو, Indian drones کو, and otherwise also. یہ سچویشن ان کو فیس کر رہے ہیں وہ. اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک تو ان کو فیس سے اگر انہوں نے دو چیزیں ہیں, ایک تو جو ڈسکشن, اصل ڈسکشن آج یہ ہے کہ اب یہ ایسکلیٹ ہونا ہے, آگے جنگ بڑھنی ہے, پھر تو آل آؤٹ وار ہی ہو جائے گی نا, اگر اس سے بڑھے گی تو بڑھتی جائے گی تو جنگ ہی ہوگی, پوری جنگ ہوگی مکمل, یا یہ ڈی ایسکلیٹ ہو رہا ہے. دس از دی ایکچوئل کوشچن وچ شوڈ بی دی فوکس. دنیا کا فوکس بھی یہی ہے اور ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے. اب اس میں دو صورتیں, ایک تو یہ انڈیا فرسٹریٹ ہوا ہے, آپ نے خود ہی بتایا کہ ان کے جہاز بھی گر گئے, ڈرون بھی گر گئے, اور باقی ان کو گلوبل سپورٹ بھی نہیں ملی. پاکستان کے اندر the nation is resolute and ready. اب وہ کدھر جائیں؟ تو اگر انہوں نے ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک فکٹیشن
झूठी सी एक बनाई हुई है अपनी इमेज ग्लोबल इंडिया की। आप सुने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, वो EU को किस तरह डांटता है, या मतलब अपनी तरह डांटने की कोशिश करता है, वो लोग हंसते हैं अनदर मैटर, या OIC पे या बाकी दुनिया से नाराज है कि जी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस इंडिया एजेंडा को। तो उसको एक फेस सेविंग वे आउट चाहिए। वो उन्होंने क्या निकाली, वो ये निकाली कि उन्होंने ये कर रहे हैं प्रेशर, जो मीडिएटर्स को, जो बड़ी ताकतें हैं या जो बीच में आ रहे हैं, कि जी पाकिस्तान अब कुछ ना करे, मतलब क्योंकि वो उन्होंने दुनिया को ये दिखाना है कि वो सो कॉल्ड उन्होंने स्ट्राइक्स की और पाकिस्तान ने अगरचे जहाज गिराए और कश्मीर पे उनको मारा, उनकी मिलिट्री को, लेकिन उसके बाद मजीद पाकिस्तान ना करे। उनको ये खौफ है, मतलब दिस इज द इंडियन डिलेमा। इसको जो इंडियन डिलेमा एज ऑफ टुडे, इस वक्त दोपहर को जो है कि पाकिस्तान मजीद स्ट्राइक ना करे। दिस इज वन। जैसे पहले ये इंडिया की साइड पे है। पाकिस्तान की साइड पे ये है कि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अपना दिफा कर लिया है, मतलब जब उन्होंने जहाज भेजे, जहाज गिरा दिए कश्मीर में, उनको उन्होंने आपके सिविलियंस को टारगेट किया, आपने उनकी मिलिट्री को टारगेट किया, इंडियन मिलिट्री को, और सक्सेसफुली टारगेट किया मौसर तरीके से। और आपने दूसरा उनके जो ड्रोन्स आए वो भी गिरा लिए, और कल कुछ और करेंगे तो हम उसका जवाब उससे ज्यादा देंगे। यानी मैंने पहले भी, सबसे पहले इस पे मैंने ही कहा था, वो मेरी वीडियो इंग्लिश में PTV वर्ल्ड पे चली थी, वो डिप्लोमेटिक सर्कल से दुनिया में गई थी, जिसमें मैंने कहा था, भी ये शुरू होने से, क्राइसिस शुरू हुआ था, तब मैंने कहा था कि पाकिस्तान कैन रिस्पॉन्ड टू इंडियाज एनी थ्रेट टिट फॉर टैट, कैलिब्रेटेड और इवन डिसप्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स। टिट फॉर टैट का मतलब है कि बराबरी के लेवल पे आप तकरीबन इक्वल उसको आप जवाब दे देती हैं। वो एक मिसाइल मारती हैं या एक गोला मारती है या एक अटैक करती है तो आप इसके आसपास कर देती हैं। कैलिब्रेटेड होता है कि उसको आप आहिस्ता सा कैलिबर करके, प्लान करके उसको बढ़ा सकते हैं, स्केल डाउन कर सकती है, क्या कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी रखती है उसमें रिस्पॉन्स में। और तीसरा है आपके पास डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, के वो उन्होंने एक ईंट का जवाब पत्थर से, या उन्होंने एक गोला मारा है आपने 10 मार दिए, या उन्होंने 2 मिसाइल मारे हैं और आपने 15 मार दिए, या समथिंग मच बिगर, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी ऑप्शन थी आपके पास, पाकिस्तान के पास अभी भी हैं। पाकिस्तान इज वेल प्लेस्ड। और इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें इस पे इंडिया इज द एग्रेसर। जब इंडिया ने जहाज भेजे ना, जो स्ट्राइक्स की हमारे सिविलियंस को, सारी दुनिया का न्यूज जो मीडिया था उसने कहा कि इंडिया इज अटैक पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मस्ट मेंटेन दिस। हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं बट ओवरऑल पाकिस्तान इज डिफेंडिंग, क्योंकि दुनिया में आज की वर्ल्ड में चाहे अग्रेशन होता है, वो ठीक है, रशिया ने एग्रेशन किया तो उसके खिलाफ दुनिया में आया ना, ये इसराइल कर रहा है तो उसके खिलाफ वर्ल्ड में एक ओपिनियन है ना, विच इज टर्न्ड एंटी इसराइल बिकॉज ऑफ दी व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा। पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान टू स्ट्रॉन्ग, अल्लाह की बरकत से, हमारी फौज, हमारे लोग, तो वो पाकिस्तान का मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान डिफेंसिव पे जब होता है ना, डिफेंसिव इनिशियली शुरू में, उसके बाद तो काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर स्ट्रोक, वो सारी जब उसके बाद आपकी रिस्पांस ऑप्शंस होती हैं। तो पाकिस्तान इज वेरी वेल बैलेंस्ड, वेल प्लेस्ड। एग्जैक्टली, बड़ा बिफिटिंग जवाब दिया है ब्रिगेडियर साहब। हमले में आप ही के नुक्ते को, नाला साहबा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि हमने बड़ा बिफिटिंग जवाब दिया है, पाकिस्तान ने एस्केलेट नहीं किया। पाकिस्तान ने जो कुछ किया है अपने डिफेंस में किया है, अपनी टेरिटरी को सिक्योर किया है, और उनकी इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो हमारी फजाई हुदूद को जो है वो अबूर कर सकते। लेकिन अगर ये मामला बढ़ता है तो फिर आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, हिंदुस्तान की ये चालाकी है, ये बेसिकली ये छोटे छोटे ड्रोन अटैक्स आपको कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना पिन प्रिक्स, जी जी, ताकि आप जो है उससे घबरा के रिटेलिएट करें और वो आपको फिर कहें कि ये पाकिस्तान ने जो है ये एक ऑफेंसिव किया है, जवाब ढूंढ रहे हैं, जवाब ढूंढा है। हम बिल्कुल मुदब्बिर तरीके से कर रहे हैं, जितने इनके ड्रोन्स आ रहे हैं उनको हम शूट डाउन कर रहे हैं। और जैसे बाबर साहब ने फरमाया, हमारे लोग तो जुगाटों में मास्टर हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके यही चीज़ इनके ऊपर मार देंगे, इनको ये नहीं पता। सो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी जो है इसलिए भी इतनी एडवांस्ड है कि हमने जो कुछ हमें जो है दुश्मन ने भी मारा, हमने उसको एक अल्लाह की नेमत समझ के उसको रिवर्स टेक्नोलॉजी की और उसको अपने फ़ायदे में बेहतरीन इस्तेमाल किया। सो मेरा ख्याल है अब हमारे जो दुश्मन है उसको ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये जो हमें तहाइफ भेज रहे हैं ये इन्हीं पे पहुंचेंगे और ज़्यादा पोटेंट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो इस गलत फहमी में ना रहें कि हम डरपोक हैं। देखिए नाज़िया, एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह है, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, व्हाट इज़ हिंदुस्तान, व्हाट इज़ हिंदू, उनका कोई जो है ना वो बिलीफ उस तरह का है ही नहीं। 1000 उनके खुदा हैं और 1000 उनके नैरेटिव्स हैं। आपका एक कलमा है, एक नैरेटिव है। जब आप अल्लाह अकबर का बोलते हैं ना नारा, तो दुनिया हिल जाती है।
اور وہی آپ کا بائنڈنگ فورس ہے. آپ میں اس لیے یونٹی ہے, آپ ایک ہیں. No matter what institution, no matter what province, no matter what ethnicity, ہم سب ایک ہیں. لیکن ہمارے پڑوسی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اتنے سارے نیریٹیوز ہیں اور ان میں وہ کنوکشن نہیں ہے. آپ دیکھیں, it's always the man behind the gun. آپ کے پاس نہیں بھی ہے وہ ٹیکنالوجی. اب رافائل آپ کے پاس نہیں تھے, لیکن آپ نے ان کو ایسے کاؤنٹر کیا کہ وہ ششدر رہ گئے. پہلے تو بالکل جیسے ان کی زبان بند ہو گئی, بتا نہیں سکتے تھے کسی کو کہ اس طرح سے رافائل کا جو ہے وہ نیست و نبود ہو سکتا ہے. فرینچ بھی پریشان ہو گئے, یہ پاکستانیوں نے کس طرح سے کیا. لیکن یہ پاکستانی قوم کا شیوا ہے. ہم ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں, ہم ہمیشہ نیگیٹو سے بھی, کیونکہ آپ کا ایک ایمان ہے. آپ کو جب اللہ کا بھروسہ ہے اور آپ نے اللہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے, وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور ہمارا ایمان اس اپنا بات پہ فیتھ رکھیں ایگزیکٹلی, اور دشمن کو منہ توڑ جواب ملے گا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بابر غورسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ناظرین, اور سچویشن روم میں جو ڈسکشن ہے اور جو ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری رہے گی. فی الوقت ہمیں آپ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.